प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक है और ये सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करेंगे। दुर्ग जिले के नंदिनी की खाली पड़ी खदान में बने विशाल मानव निर्मित जंगल का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता और शौचालय के उपयोग के लिए 31 स्वच्छता जागरूकता रथ को रवाना किया। राज्य सरकार ने भारी बारिश से फसलों को हुई क्षति की जानकारी जिला कलेक्टरों से मांगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक हैं और ये सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करेंगे। आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सेंट्रल विस्टा के पीछे विकास के पीछे यही विचार है। उन्होंने कहा कि कार्यालय परिसर का निर्माण 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष में ही पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इस परियोजना में सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार मिला। राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रक्षा क्षेत्र में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड नए सेंट्रल विस्टा में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले वर्ष संसद नए भवन से काम करेगी। नए रक्षा परिसरों में ऊर्जा बचत के व्यापक उपाय किए गए हैं। इन परिसरों में तीनों सेनाओं सहित रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था होगी। दुर्ग जिले के नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में विशाल मानव निर्मित जंगल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंदिनी में इस प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की जमीन में लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके लिए डीएमएफ तथा अन्य मदों से राशि ली गई है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। ये प्रोजेक्ट देश दुनिया के सामने उदाहरण है कि किस तरह से निष्प्रयोज्य माइंस एरिया को नेचुरल हैबिटेट के बड़े उदाहरण के रूप में बदला जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले ही सागौन और आंवले के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। अब खाली पड़ी जगह में 83,000 पौधे लगाए गए हैं। 3 साल में ये क्षेत्र पूरी तरह जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से विकसित किया गया है कि ये पक्षियों के लिए भी आदर्श रहवास बनेगा तथा पक्षियों के पार्क के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही इस मानव निर्मित जंगल में घूमने के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 97.64% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 25 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,42,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। कुल सक्रिय मामलों की दर 1.03% रह गई है। संक्रमण की दैनिक दर 1.94% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1,58,29,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,20,28,000 से अधिक पहला डोज और 38,01,000 से अधिक दूसरा डोज शामिल हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.07% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना के 20 नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता और शौचालय के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने 31 स्वच्छता जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 28 रथ प्रदेश के सभी 28 जिलों के सभी गांवों में तथा राज्य स्तर पर 3 रथ सभी विकासखंड के एक-एक गांव में जाकर स्वच्छता के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह जागरूकता संदेश का यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को शौचालयों के स्वच्छता और उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज ये आईसी के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को गांव-गांव पहुंचाना, विकासखंडवार पहुंचाना, आज सांकेतिक 31 रथों को रवाना किया गया है। 28 जिले के लिए 28 रथ और 3 अन्य रथ जो कि हर विकासखंड में जाएंगे। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और एक जागरूकता जिसकी आवश्यकता न केवल शहरों में स्वच्छता के संदर्भ में प्लास्टिक और उसके उपयोग में उसके उपयोग के बाद फेंके हुए वस्तुओं का कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संचालक सत्यनारायण राठौर, जिला पंचायत रायपुर के सीईओ मयंक चतुर्वेदी, केंद्रीय जल शक्ति सलाहकार डॉक्टर विनय तिवारी और प्रवीण यादव भी मौजूद थे। प्रदेश भर में 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में भी आयुष्मान भारत पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में स्वास्थ्य अमला द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सके। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जगत ने बताया कि आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान जिले के सभी पंजीकृत शासकीय और निजी चिकित्सालयों में आईपीडी तथा ओपीडी के सभी मरीजों और उनके परिवारजनों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम लोग आयुष्मान पखवाड़ा मनवा रहे हैं। अभी जितने भी ओपीडी और आईपीडी के मरीज आते हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और अलग अलग माध्यमों से भी प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड बनवाएं और सरकार का जो स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाएं।
गौरतलब है कि जिले में आगामी 23 सितंबर को आयुष्मान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन विकासखंड में विकासखंड दिवस का आयोजन कर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से योजना से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा है कि देश में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पोष एक्ट लागू हो चुका है। इसके तहत हर एक ऐसे संस्थान जहां 10 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य है, ताकि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न न हो सके। शाखा कमेटी कहा जाता था, अब 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पोष एक्ट कहते हैं शॉर्ट में, वो लागू हो चुका है और उसके तहत आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य है। हर ऐसे संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी उद्योग, जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य है, ताकि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ना हो सके। और यदि ऐसे आंतरिक परिवार समिति बनाए जाते हैं तो उनका डिस्प्ले बोर्ड भी अनिवार्य है। डॉक्टर नायक ने जांजगीर चांपा में मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में 1475 प्रकरणों की सुनवाई की गई है। इनमें से 400 से अधिक प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए हैं। इसके पहले राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नायक, सदस्य शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में जांजगीर चांपा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में 25 प्रकरणों की सुनवाई की। महिला आयोग के समक्ष जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित 25 प्रकरण सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए। प्रदेश भर में गणेश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आकर्षक पंडालों में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस्पात नगरी भिलाई में भी भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भिलाई के कोहका में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा स्थल पर पूजा अर्चना और महाआरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे हैं। वहीं सेक्टर 1 में बनाया गया गोल्डन पंडाल तथा उसमें स्थापित सिद्धिविनायक की प्रतिमा भी लोगों को आकर्षित कर रही है। आयोजन स्थल की खास बात यह है कि एक सामाजिक संगठन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं को पौधरोपण के लिए पौधों का वितरण किया जा रहा है। सामाजिक संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि संगठन सदस्य लोगों को पौधों का वितरण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। समाज सेवी कार्य कर रहा है। हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रकृति। तो जैसा कि नाम है, हम प्रकृति को बचाने के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो ट्री प्लांटेशन उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज इस गणेश पंडाल में हम निःशुल्क रूप से पौधे बांट रहे हैं, ताकि लोग अपने घरों में, अपने घरों के आसपास ट्री प्लांटेशन करें और हमारे भिलाई का एनवायरनमेंट को हम आने वाले समय में बचा कर रखें। क्योंकि आज ये जो ग्रीनरी है, आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने जो प्लांट्स लगाया, आज उसकी बदौलत भिलाई ग्रीन है। तो हमें आने वाले समय को बचाने के लिए भी एक्शन लेना है, इसलिए हम ये प्लांट्स बांट रहे हैं। वहीं भिलाई के सेक्टर 2 के पंडाल में स्थापित बस्तर के ढोलकल पहाड़ी पर स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा का प्रतिरूप लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश में इन दिनों मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण कई हिस्सों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न जिलों में जनहानि सहित मकानों और खरीफ फसलों को नुकसान होने की खबर है। साथ ही सड़क और पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने से सड़क आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में हो रही बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। जलाशयों में भी जलभराव हो गया है। अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, ये तो पानी अमृत के रूप में आया है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत चिंतित थे, परेशान थे। ऐसे समय में बारिश हुई है तो फसल हमारा बचा है, जो खराब होने की स्थिति में थी हमारी फसल, अब वो सुरक्षित हो गया है। बल्कि हमारे बांध जो खाली हो गए थे वो भर गए हैं और भर ही रहा है। कुछ जगह अतिवृष्टि हुई है जिसमें निश्चित रूप से कुछ लोग फंस गए थे। उसको निकालने का काम लगातार जिला प्रशासन और पूरे पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का काम किया।
इस बीच राज्य शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों से जिले में अब तक हुई वर्षा की स्थिति, बोई गई खरीफ फसलों का राजस्व, ग्रामवार रकबा, खंड और अनियमित वर्षा से फसलों की प्रभावित उत्पादकता की जानकारी 17 सितंबर तक मांगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।